अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और इसके कंटेंट्स हैं सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, स्टैक बार चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव, पाई चार्ट एंड पिक्टोग्राफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बार ग्राफ और बार चार्ट। So the definition of bar graph is it's a chart that uses either horizontal or vertical bars to show comparison between categories. So basically bar graph या bar chart में हमारे पास जो डाटा में कैटेगरीज होती हैं या क्लासेस दी हुई होती हैं उनको हम शो करते हैं यूजिंग बार्स, और वो वर्टिकल भी हो सकते हैं, उनको वर्टिकली भी बार्स को शो कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी शो कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बार चार्ट्स में हमारे पास तीन तरह के बार चार्ट्स हैं। एक सिंगल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है एंड स्टैक बार चार्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल बार चार्ट एंड दिस इज ओके। यहाँ पे जो सबसे पहली एग्जांपल है ये है कलर्स ऑफ कार्स की, और ये एग्जांपल है नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन अ वीक। तो सबसे पहले कलर्स हैं कि डिफरेंट कलर्स में से कौन से कलर्स की कार्स कितनी सोल्ड हुई इन अ वीक, उसका ये डाटा है। और इसमें हमारे पास जब हम कैटेगरीज होती हैं तो हम उनको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और हमारे पास इंटरवल्स भी होते हैं या क्लासेस भी होती हैं ग्रुप डाटा में। तो हमारे पास अगर इंटरवल्स हों या क्लासेस हों तो हम क्लास लिमिट्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लास लिमिट्स नहीं है, यहाँ पे कैटेगरीज हैं ऑन द एक्स एक्सिस, और वो कैटेगरीज क्या हैं, वो कलर्स की कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ये ब्लू कलर की कार्स की, देंगे वाइट कलर्स एंड रेड, ग्रीन, ब्लैक। सो डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट कलर्स की कार्स हैं जिनको अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। सो यहाँ पे वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन अ वीक, और यहाँ पे हैं उनके कलर्स। तो ब्लू कलर्स की कार्स एक वीक में कितनी सोल्ड हुई हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। वाइट कलर्स की कार एक वीक में कितनी सोल्ड हैं वो यहाँ आ जाएंगी, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम किस तरह से बार्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर्स की कैटेगरी है, हम यहाँ पे इस कलर के नीचे लिख भी सकते हैं ब्लू, वाइट, और यहाँ पे हमने इसको इस एग्जांपल में हमने इसको साइड पे मेंशन कर दिया, हर कलर के साथ कलर भी उसको शो किया और साथ उसका कलर का नेम भी लिख दिया। और ये एक्स एक्सिस पे हमने इन कैटेगरीज को रखा है। हर कैटेगरी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कैटेगरी है तो हम इसको एक बार बना देंगे, और वो बार यहाँ से स्टार्ट होगा इसकी लेफ़्ट साइड से, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी थी 4, यानी कि 4 कार्स जो ब्लू कलर की थी वो एक वीक में बिक गई। सो हम यहाँ 4 तक लेके आएंगे, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे। सो ये एक बार बन गया हमारे पास ब्लू कलर की कार्स का। इसी तरह वाइट कलर्स के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ऊपर तक गए, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी 5, आई थिंक इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है, अगर हम इसको वाई एक्सिस पे लेके आएँ तो 5 के करीब ये बन गई, और फिर वापस लेके और यहाँ आ गए। अब आप देखें कि इस बार चार्ट को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं फ़ौरन से कि कौन से कलर्स की कार सबसे ज़्यादा बिकी, कौन सी सबसे कम बिकी, और कौन सी जो है वो दरमियाने लेवल पे बिकी। अब देखें कि यहाँ पे हम अंदाज़ा कर सकते हैं देखते ही कि रेड कलर की कार सबसे ज़्यादा बिकी है इन अ वीक, और इसके अलावा सबसे कम जो है वो ये ब्लू लग रहा है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी है, एंड बाकियों की ये है कि वो करीब करीब है, बट रेड की सबसे ज़्यादा है और उसका डिफरेंस बाकियों से काफ़ी ज़्यादा है। सो बार चार्ट एक ऐसा चार्ट है कि जिससे हम अपने डाटा को बहुत इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। और डाटा को जब हम यूँ प्रेजेंट करते हैं इन चार्ट से या ग्राफ से, या जैसे इस वक्त बार चार्ट है हमारे सामने, तो वो देखते ही हम उस डाटा को पहचान सकते हैं कि इस डाटा
या आप ये कह सकते हैं कि डाटा खुद अपने आप को प्रेजेंट करने लग जाता है, हमें कुछ उसको करने की या कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि इसको देखते ही हम पहचान सकते हैं कि रेड कलर की कार्स बहुत ज़्यादा बिकी हैं, ब्लू कलर की सबसे कम है, बट बाकी भी ऑन द एवरेज ब्लू के करीब करीब ही हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस रेड से बहुत ज़्यादा है। नाउ द एग्जांपल नंबर 2 है सिंपल बार चार्ट। क्लास लिमिट्स को हमने एक्स एक्सिस पे उसी तरह से रखा है और फ्रीक्वेंसी हमने ली है वाई एक्सिस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर क्लास लिमिट्स हैं हमारे पास या कैटेगरी या क्लास इंटरवल्स हैं, तो हम एक्स एक्सिस पे क्लास लिमिट्स को लेते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ को नहीं लेते फॉर द बार चार्ट। तो अब ये ऐसा डाटा है कि जिसमें हमारे पास क्लासेस गिवन थी या इंटरवल्स थे, तो हमने इसकी क्लास लिमिट्स जो है वो 0 से 2, देन 3 to 5, 6 to 8, इनको हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और फ्रीक्वेंसी को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, विच इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। और ये डाटा है हमारे पास आवर्स ऑफ टेलीविज़न वॉच्ड, कि टेलीविज़न कितने घंटे तक देखा है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑन द वाई एक्सिस, कि कितने स्टूडेंट्स ने टेलीविज़न कितने कितने घंटे तक देखा है या वो देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखें कि एक्स एक्सिस पे हमने आवर्स ले लिए हैं और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास थी 0 to 2, और 0 to 2 क्लास के अगेन जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो ऑलमोस्ट 4 है। तो आप देखें कि हम इसकी लेफ़्ट साइड से ये बार ऊपर लेके जाएंगे 4 तक, इसको राइट साइड पे लेके आए और फिर यूं कर वापस ले आए, तो ये एक बार बन गया। इस तरह 3 to 5 यानी कि 3 से 5 घंटे कितने स्टूडेंट्स 3 से 5 घंटे दिन में या दिन में ही होगा टीवी देखते हैं। सो ये ऊपर तक जा रहा है, तकरीबन आप कह लें कि 7 या 8 तक ये जा रही है फ्रीक्वेंसी। हमारे पास डाटा हमेशा गिवन होता है, टेबल हमारे पास होता है, फ्रीक्वेंसी साथ गिवन होती है और हम उसी को देख के यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ तक हम लेके गए, राइट साइड पे लाए और वापस आ गए। इसी तरह इन सारी कैटेगरीज़ या क्लासेस की हम बार्स इसी तरह बना लेंगे। और जो हम यहाँ पे स्केलिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे तो हमने ओरिजिन पे 0 लिया, उसके बाद ये हमने एक इतना सा डिस्टेंस रख के 5 किया है, 5 रखा है इसको, तो अब इतने ही डिस्टेंस को हम 5 का गैप देंगे, यानी ये इतना डिस्टेंस 5 का गैप है, फिर फर्दर इतना ही डिस्टेंस फर्दर 5 का गैप है, इतना डिस्टेंस फर्दर 5 का गैप एंड सो ऑन। इसी तरह राइट साइड पे कोई ख़ास इसकी मेजरमेंट्स नहीं होती, आप इसको अंदाज़ा नहीं बना सकते हैं, बट जो हम बार्स बनाते हैं क्योंकि हमारी इंटरवल सेम होता है ना, जो हमारी क्लासेस हैं उनके इंटरवल अगर सेम है तो हम इन बार्स की भी जो विड्थ है वो सेम रखते हैं, और इसी तरह इन बार्स के दरमियान ये जो गैप है, ये गैप अगर सेम है सब में, तो हम इस गैप को भी यहाँ पे सेम ही रखते हैं। तो क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि क्लास लिमिट्स में गैप आता है, ये क्लास जहाँ पे पहली एंड हो रही है उसके अगले नंबर से अगली क्लास स्टार्ट हो रही होती है, तो एक गैप होता है बीच में, और उस गैप को यहाँ पे इस तरह से शो किया जाता है। इसकी विड्थ आप सेम रखेंगे फॉर ऑल द क्लासेस, अगर आपके डाटा में भी ये गैप्स जो है वो सेम है। कुछ डाटाज में ऐसे होता है कि कुछ क्लासेस का गैप डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे फिर हम इस गैप को भी कम या ज़्यादा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। बट मोस्टली जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें गैप सेम ही होगा और सेम ही होता है, अभी तक आपने जितने किए हैं और आप जितने करेंगे उसमें। तो यहाँ के ये जो गैप्स हैं बार्स के दरमियान की, इनका भी आप डिस्टेंस ऑलमोस्ट अंदाज़न सेम रखेंगे और ये बार्स को भी आप सेम विड्थ पे रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमने ईयर्स लिए हैं एक्स एक्सिस पे और प्रॉफिट है हमारे पास वाई एक्सिस पे। यहाँ पे अगेन कैटेगरीज आ गई हैं, क्लासेस या इंटरवल्स नहीं है, तो इस कैटेगरीज को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और ये ईयर्स बता रही हैं 1989 1990, हर ईयर को हमने रख लिया है एक्स एक्सिस पे, और इस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है इन मिलियन डॉलर्स ये वाई एक्सिस पे है। तो सबसे पहली कैटेगरी है कि 1989 में कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो था हमारे पास 10 मिलियन डॉलर्स का। तो हमने वाई एक्सिस पे ले लिए, स्केलिंग की है हमने इनकी प्रॉफिट की, और वो भी मिलियन डॉलर्स में ही है, और उसको हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, फिर इतने सी स्पेस को हमने कहा ये 10 का गैप है, ये 10 आ गया, फिर इतना ही स्पेस 20 के गैप पे आ गया, इतना ही स्पेस 30 के गैप पे एंड सो ऑन।
सो पहले था हमारे पास 89 में 10, तो हम इसको ऊपर लेके गए 10 तक और यूँ राइट पे देन वापस ले आए। बीच में हमने अंदाज़न एक गैप दिया है जो कि आप देखेंगे सारी क्लासेस में ये गैप सेम है, क्योंकि ये गैप यहाँ भी सेम है ना, 89 से 90, 90 से 91, यानी 1 ईयर का इसमें जो गैप आ रहा है वो सारा सेम है। तो हमने यहाँ पे भी इन गैप्स को सेम रखा है और बार्स की विड्थ को भी सेम रखा है। तो 1990 में 12 था, तो यहाँ से हम ऊपर लेके गए, तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि 12 है, राइट साइड पर वापस। अब इस डाटा को भी देख के आप देखते ही पहचान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो 1993 में हुआ है, क्योंकि इसका बार सबसे ऊपर जा रहा है। और दूसरा आप इसका एक पैटर्न देख सकते हैं, ये पैटर्न भी एक शो कर रहा है कि जैसे जैसे ईयर्स आगे जा रहे हैं जो प्रॉफिट है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये देखें, पहले एक 10 था, फिर ये थोड़ा बार ऊपर चला गया, अगला बार और ऊपर, उससे अगला बार और ऊपर, और उससे ये जो लास्ट बार है ये सबसे ऊपर है। सो हम ये देख के पैटर्न भी शो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जी इसमें तो प्रॉफिट हाई ही होता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली वो हाई हो रहा है। और इसके अलावा ये है कि जो लास्ट ईयर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट वो तो हम अभी जैसे कि अपने एग्जांपल्स में देखा, वो हम वहीं से ही हमें समझ आ गई थी कि डाटा की क्या बार चार्ट की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आपने देखा कि एक डाटा था जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में था और हम उसको इस फॉर्म में लेके आए कि वो खुद से अपने आप को प्रेजेंट करने लग गया। उसको देखते ही हमें उन चार्ट्स को देखते ही पता चल गया कि ये इस डाटा का पैटर्न क्या है, कौन सी जगह पे ये हाई है, कहाँ पे लो है, कितना डिफरेंस है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी थी बार चार्ट की, विच इज़ मल्टीपल बार चार्ट। और मल्टीपल चार्ट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल बार चार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ फॉर मोर देन वन आइटम दैट शेयर द सेम कैटेगरी। अब इसमें क्या है कि लास्ट सिंगल बार चार्ट में या सिंपल बार चार्ट में हमारे पास एक कैटेगरी के अगेंस्ट एक ही आइटम था। अब यहाँ पे ये होता है कि कैटेगरी एक है पर उसके अगेंस्ट हमारे पास आइटम ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दी गई है, इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे ईयर्स हैं और वाई एक्सिस पे हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो है वो दिया गया लेवल। अब सेम कैटेगरी है विच इज़ ईयर, हर ईयर में हमने एक चीज़ को नहीं पॉइंट आउट करना, हमने दो आइटम्स को पॉइंट आउट करना है, जो कि यहाँ पे राइट साइड पे भी बता दिए गए हैं कि इंपोर्ट्स हैं और दूसरी एक्सपोर्ट हैं। सो एक ही ईयर में हमने दो आइटम्स को यहाँ पे हाईलाइट करना है या इस चार्ट पे शो करना है। तो यूँ इसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीपल बार चार्ट। एक्स एक्सिस पे हमने उसी तरह से ईयर्स को प्लॉट कर दिया। अब हर ईयर की विड्थ के अगेंस्ट हम दो बार्स बनाएंगे, एक बार शो करेगा इंपोर्ट को और दूसरा शो करेगा एक्सपोर्ट को। दोनों की फ्रीक्वेंसीज को हम वर्टिकली शो करेंगे अगेंस्ट द सेम कैटेगरी, अगेंस्ट द सेम ईयर। अब आप देखिए 1991 में जो इंपोर्ट्स हैं वो ये येलो बार से शो की गई हैं। इसकी विड्थ इतनी हमने रखी है कि ये 1991 को पूरा कवर कर रहा है। और ये विड्थ जो है आपको पता है कि हम खुद ही अपने अंदाजे से सेम रखते हैं, वो सारे ईयर्स के लिए सेम होगी और इनका जो गैप्स है बीच में ये भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने जो हमारा पूरा बार था उसको आप कह लें कि हमने हाफ में डिवाइड कर दिया है विड्थ के लिहाज से। हाफ विड्थ जो है फॉर द इंपोर्ट एंड हाफ विड्थ विल बी फॉर एक्सपोर्ट। सो हम यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे, हमारी इंपोर्ट्स हुई थी 8000 की और ये वापस हम इसको नीचे ले आए। फिर है हमारे पास एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट जो बाकी विड्थ था उसमें हम एक्सपोर्ट्स को शो करेंगे, वो थी 4000। इसी तरह 1992 में भी ये यहाँ से ऊपर तक जाएगा इंपोर्ट का कॉलम विच इज़ 8000 से ये ऊपर जा रहा है और ये 8000 से ज़्यादा है तो हमने इसको ऊपर तक शो किया। ये जो भी आपका फ्रीक्वेंसी का आपके पास टेबल होगा उसके मुताबिक हम इसको वहीं तक लेके जाएंगे, राइट साइड पे लेके गए वापस ले आए। इस तरह एक्सपोर्ट का जो है ये 4000 से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5000 है ये, तो 5000 के करीब हमने इसको इसकी लेंथ को शो कर दिया।
तो जो मल्टीपल बार चार्ट होता है उसमें यही फ़र्क होता है कि हमारे पास सेम कैटेगरी के अगेंस्ट डिफरेंट आइटम्स को हमने शो करना होता है, सिर्फ एक नहीं एक से ज़्यादा को शो करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीपल बार चार्ट। ये एक और एग्जांपल है जिसमें मोस्ट कॉमन आइटम सोल्ड बाय स्टोर लोकेशन। अब आप देखें कि मल्टीपल बार चार्ट दो या दो से ज़्यादा आइटम्स को भी शो करता है अगेंस्ट द सेम कैटेगरी। पिछले एग्जांपल में 2 आइटम्स थे, अब यहाँ पे आप देखें कि ज़्यादा आइटम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं और ये डाटा है हमारे पास डिफरेंट स्टोर की लोकेशंस हैं, यानी डिफरेंट सिटीज़ में स्टोर की लोकेशन है, डिफरेंट सिटीज़ में स्टोर्स की आप कह लें कि ब्रांचेस हैं, और उसमें डाटा जो यहाँ पे दिया गया है वो मोस्ट कॉमन आइटम सोल्ड, कुछ आइटम्स हैं जो मोस्ट कॉमनली सोल्ड हो रहे हैं उन स्टोर्स पे, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी बताई गई है कि कितने आइटम्स सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे ऑस्टिन है, ऑस्टिन में जो स्टोर है उसमें प्रिंटर पेपर जो है वो इतने सोल्ड। अब आप देखेंगे ऑस्टिन के अगेंस्ट हमने एक विड्थ को डिसाइड कर लिया है इतना, और देन डेनवर के भी उतनी ही विड्थ है, लंदन की भी उतनी है, न्यूयॉर्क की। अब देखिए इन सब की विड्थ सेम है। सेकेंडली जो फर्दर हमने आइटम्स की विड्थ रखी है वो भी सबकी सेम है, ग्रीन की विड्थ सब में सेम है, येलो की, पिंक की, सब में सेम है। और ये कलरिंग डिफरेंट करके हमने यहाँ पे बता दिया है साइड पे पहले ही कि ग्रीन कलर शो कर रहा है प्रिंटर पेपर को, ब्लू लैपटॉप को, ये ब्राउन जो है पेन्स को, पिंक एनवेलप्स एंड सो ऑन। सो इसी तरह जितनी भी कैटेगरी हैं, सैन डिएगो, सिएटल, इन हर जगहों पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आइटम्स ये सोल्ड हुए हैं उनको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो ऑस्टिन में आप देखें कि नंबर ऑफ़ प्रिंटर पेपर्स जो हैं वो इतने सोल्ड हुए हैं। राइट साइड पे हमने फ्रीक्वेंसी ली है या काउंट लिया है। देन हमारे पास लैपटॉप्स हैं, तो लैपटॉप्स को हमने यहाँ से ऊपर लेके गए, जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी राइट पे लाए और वापस ले आए। इस तरह नेक्स्ट पेन्स एंड सो ऑन। अब आप देखें कि इस डाटा को देख के भी हम बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन सी लोकेशन पे स्टोर जो है वो सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट्स। ये मोस्ट कॉमनली जो आइटम्स यहाँ पे बताए गए हैं उसको, तो आप देखेंगे जो डेनवर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोल्ड हो रही हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे हाई जा रही है। बाकी जितनी भी लोकेशंस हैं उनके कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा इस डेनवर की लोकेशन डेनवर की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा हाई जा रही है बाकियों से ओवरऑल भी। और उसमें भी सबसे ज़्यादा डेनवर की जो प्रोडक्ट सोल्ड हुई है वो है नोट पैड्स, ये डार्क ग्रीन नोट पैड्स हैं, तो सबसे ज़्यादा वो सोल्ड हुई है। वैसे भी आप देखेंगे बाकी जितनी भी लोकेशंस हैं उन सब में भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ये नोट पैड्स सोल्ड हुए हैं। ये देखें इसमें भी ग्रीन सबसे हाई है, इसमें भी ग्रीन हाई है, यानी बाकी सारे आइटम्स में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला आइटम है वो है नोट पैड्स। और इन सारे लोकेशन में सबसे ज़्यादा जो सोल्ड हुए हैं आइटम्स वो डेनवर में हुए हैं और उसके बाद सिएटल में, और सबसे कम जो सोल्ड हुए हैं वो सैन डिएगो में। सो इस ग्राफ को या चार्ट को देख के, ये जो है बार चार्ट को देख के हम फ़ौरन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक पूरा जो इमेज है डाटा का वो हमें फ़ौरन से मिल जाता है उस चार्ट को देखते ही। अब आप देखिए इसको देखते ही हमें पता चल गया है कि डाटा जो है वो डेनवर का सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है और सबसे कम किस पे है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो यही फ़ायदा होता है इन चार्ट्स एंड ग्राफ्स का कि ये डाटा को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं कि डाटा खुद, मतलब आप उसकी एक्सप्लेनेशन ना भी करें, मैं अगर आपको एक्सप्लेन ना भी करूं और आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से रीड कर लें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये डाटा अपने आप को क्या किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है या ये डाटा किस तरह का डाटा है। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास सब डिवाइडेड बार चार्ट, या इसको हम कंपोनेंट बार चार्ट भी कहते हैं और इसको हम स्टैक चार्ट भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम हैं एक ही बार चार्ट के जो कि अब हम पढ़ने हैं। सब डिवाइडेड बार चार्ट में हमारे पास जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को
उसमें हम उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ही कैटेगरी के अगेंस्ट जब हमारे पास डाटा कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। और इसके हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास डिवीज़न दी गई है ABC, और हर डिवीज़न को फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है 30 एंड 50, यानी कि एक पूरी डिवीज़न है ए ये पूरी डिवीज़न है, या आप कह लें कि ग्रुप है या एक पार्ट है, जो कि टोटल 45 लोगों पे है, तो जिसमें टोटल 45 लोग हैं, बट उसमें दो कंपोनेंट्स बना दिए गए हैं, बॉयज़ को, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को और गर्ल्स को अलग कर दिया गया। इसी तरह बी डिवीज़न में भी टोटल 45 लोग हैं, बट वो फर्दर दो कंपोनेंट्स में उनको डिवाइड किया गया है कि 25 बॉयज़ हैं एंड 20 गर्ल्स, एंड सेम फॉर द सी। अब हम इसका जो बार चार्ट है वो किस तरह से बनाएंगे। ये बनेगा जी कंपोनेंट बार चार्ट, या जो हम इसको स्टैक चार्ट कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें एक्स एक्सिस पे हमने अपनी डिवीजन्स ले लिए हैं ए, बी एंड सी, एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास हमेशा होती है फ्रीक्वेंसी। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे भी ये भी शो कर दिया है। सबसे पहले हमने ये शो कर दिया कि ब्लू कलर शो कर रहा है बॉयज़ को, नंबर ऑफ़ बॉयज़, एंड रेड इज़ फॉर नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अब ये ए डिवीज़न के अगेंस्ट एक ही बार बना हुआ है, ठीक है, बार ज़्यादा नहीं है, एक ही बार है जो कि उसकी पूरी विड्थ को कवर कर रहा है, बट उसके अंदर हमने उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। वो देखें किस तरह से। ये पहला जो कंपोनेंट है ये ब्लू है, यानी कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ को शो करे। इसका मतलब ये है कि इस ए डिवीज़न में यहाँ से लेके अगर आप ऊपर जाएँ तो ये 30 बॉयज़ थे इसमें, तो 30 तक हमने इसको ब्लू कर दिया, एक कंपोनेंट बन गया। और उसके बाद 30 से लेके आप कह लेंगे 45 तक, क्योंकि इसमें गर्ल्स जो थी वो 15 है, तो फर्दर 15 ऐड करके ये जो कंपोनेंट 15 का बन गया, ये है गर्ल्स का। तो अब ये आप शो कर रहा है कि इस कंपोनेंट में आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। इसी तरह बी में आप देखेंगे सेम उसी तरह विड्थ रख के, उसी तरह बीच में गैप रखा है हमने। नंबर बॉयज़ जो थे वो शायद 25 थे यहाँ पे, तो 25 तक ब्लू को लेके गए, और उसके बाद 25 से लेके ये 45 तक जो बाकी थे हमारे पास 20 गर्ल्स थी, तो उनको हमने इस तरह से शो कर दिया। और यहाँ पे सी में जो है नंबर ऑफ़ गर्ल्स ज़्यादा थी, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे इसको कलर से दो बार्स में या दो कंपोनेंट्स में हमने इसको शो कर दिया, एक ही बार की दो कंपोनेंट्स में शो कर दिया। अब आप देखें कि यहाँ पे भी हमें इस ग्राफ को या चार्ट को देखते ही हमें ये समझ आ जाएगी कि इस ए डिवीज़न में बॉयज़ ज़्यादा हैं और गर्ल्स कम है, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स ये हम सारा यहाँ पे शो कर चुके हैं। तो जब ये हम शो कर चुके हैं तो ये सब कुछ देखते ही फ़ौरन से हम ये बता सकते हैं कि इस ए डिवीज़न में गर्ल्स इतनी हैं, बॉयज़ इतने हैं, और बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम है। बी डिवीज़न में आप देख लें कि ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है बॉयज़ और गर्ल्स का, थोड़ा सा फ़र्क है। और सी में जो है वो गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं और बॉयज़ कम है। तो ये जो डाटा को हम प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू दिस बार चार्ट, दिस कंपोनेंट बार चार्ट, तो यहाँ पे भी डाटा खुद अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि आप इस बार चार्ट को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें डाटा की किस तरह से डिवीज़न हुई है। एक और एग्जांपल है हमारे पास एक्सपेंस ऑफ फैमिली। यहाँ पे हमारे पास दो फैमिलीज़ हैं, एक ए फैमिली है, दूसरी बी फैमिली है, और वो उनका फूड, क्लोथिंग एंड पेट्रोल, इन तीन आइटम्स पे वो कितना एक्सपेंडिचर करती हैं, कितने पैसे खर्च करती हैं, उसका डाटा है। टोटल जो है वो ए फैमिली टोटल 5400 का खर्चा कर रही है, और फूड पे वो 22,000 लगा रही हैं, क्लोथिंग पे 2400 एंड पेट्रोल पे 1000, और इसी तरह बी का भी अपना डाटा है। अब अगर हम इसको बार चार्ट में या स्टैक बार चार्ट में लेके आना चाहें, तो हम एक्स एक्सिस पे अपने लेंगे दो फैमिलीज़ की कैटेगरीज़ को, ये ए फैमिली है, ये बी फैमिली है। वाई एक्सिस पे हमेशा हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसीज़। सो यहाँ पे आप देख लें कि ए के अगेंस्ट सबसे पहली जो कैटेगरी थी उनको हमने यहाँ पे कलर से और यहाँ पे नाम से शो कर दिया है कि ब्लू फूड को शो कर रहा है, रेड क्लोथिंग को, एंड ग्रीन पेट्रोल को। सो ब्लू की कैटेगरीज़ में जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसको हम लेके आए यहाँ पे
यहाँ से हम इसको लेके आए, ये 2000 था तो हम इसको लेफ़्ट से ऊपर लेके गए, इसको हम लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे परसेंटेज में शो किया गया है, हम इसको लेफ़्ट साइड पे फ्रीक्वेंसी में भी शो कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इसको 2000 तक लेके आए, उसके बाद ये 2400 था तो यहाँ से हम 2400 इसको और ऊपर लेके जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, और इसको यहाँ से हम 1000 ऊपर लेके जाएंगे, तो ये एक हमारा थर्ड कंपोनेंट बन गया। और इसी तरह बी के लिए भी। अब आप देखें कि इस बार चार्ट को भी देखते ही आप पहचान सकते हैं कि ए फैमिली और बी फैमिली में क्या क्या डिफरेंस है, और वो कितना एक्सपेंडिचर किस पे लगा रही है, कौन सी फैमिली किस पे ज़्यादा लगा रही है, किस पे कम लगा रही है। जैसे कि अब यहाँ पे फैमिली बी को अगर आप देखें ना, तो इसमें जो मुझे इस वक्त फ़र्क नज़र आ रहा है वो जो पहली हमारे पास फूड की कैटेगरी थी उसमें तो मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। बहरहाल थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि ए जो है वो फूड पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही है और बी थोड़ा सा कम लगा रही है। सेकंड कैटेगरी है क्लोथिंग की, तो क्लोथिंग में बी जो है वो क्लोथिंग में ज़्यादा लगा रही है और ए थोड़ा सा उनसे कंपैरेटिवली कम लगा रही है। और थर्ड पेट्रोल में दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 1000 एंड 1100 में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है इनके। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमारे पास एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और वो ऐसा प्रेजेंट होता है कि अगेन हम उसको बहुत अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम क्लास बाउंड्रीज़ लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। जैसे कि आप देख लें इस एग्जांपल में हमारे पास ये जो गिवन है, दीज आर क्लास बाउंड्रीज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यानी कि कोई गैप नहीं है, और यही पहचान है क्लास बाउंड्रीज़ की। ये 30 पे एंड हो रहा है और ये 30 से स्टार्ट हो रहा है, ये 40 पे एंड हो रहा है और ये 40 से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इनमें कोई भी गैप नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज ले ली हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखें ये पहली क्लास है 20 to 30, सेकंड है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसी क्लास की विड्थ जो है वो अंदाज़न अपने मुताबिक लेते हैं, और हर क्लास की जो विड्थ है वो हमने सबकी सेम रखी हुई है। अब जो हमारे पास पहली क्लास की ये लोअर क्लास बाउंड्री की जो भी हमने यहाँ पे सेट की है विड्थ, वहाँ से हम ऊपर तक जाएंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी 15 थी तो हम 15 तक गए, फिर हम राइट साइड पे आए और वहाँ से हम वापस आ गए। अब नेक्स्ट क्लास क्योंकि इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ये 30 पे एंड हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास 30 से ही स्टार्ट हो रही है, तो हम यहीं से अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 थी तो हम इसको 20 तक लेके जाएंगे, राइट साइड पे लेके आए उतनी ही विड्थ जितनी हमने पहली क्लास की रखी थी, और यहाँ से हम वापस आ गए। अब अगली क्लास भी यहीं से स्टार्ट हो रही है तो हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ये है जी 30 की फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होती है टेबल में, और जैसे कि अभी इस एग्जांपल में भी है, और फिर हम उसी को देख के प्लॉट करते हैं। यहाँ पे इसकी 30 है, 30 से हम इसको राइट साइड पे लेके गए और यहाँ से हम वापस ले आए, और इस तरह लास्ट के भी इसी तरह बनेगी। अब आप ये देखें कि क्योंकि बार चार्ट में हम वाई एक्सिस पे कैटेगरीज लेते थे या क्लास लिमिट्स लेते थे, तो कैटेगरीज में भी हम गैप डालते हैं और इसके अलावा क्लास लिमिट्स में भी गैप होता है, तो इसीलिए उसके बार्स में गैप्स होते हैं। अब क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए हम क्लास बाउंड्रीज़ यूज़ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और क्लास बाउंड्रीज़ के बीच में कोई गैप नहीं होता, ये सेम नंबर पे एंड और स्टार्ट होती हैं, तो इसीलिए आप देख लें कि हिस्टोग्राम के जो बार्स हैं उनमें भी आपको बिल्कुल कोई गैप नज़र नहीं आएगा। द नेक्स्ट एग्जांपल इज़, यहाँ पे हमारे पास एक अनग्रुप डाटा दिया गया है, और लेट अस टेक अ लार्ज सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हमने लार्ज सेट ऑफ नंबर्स ले लिया है और इसको हमने ग्रुप डाटा की शक्ल दे दी है। इसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, यहाँ पे टेली मार्क्स भी यूज़ करके फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। अब इसका हमने बनाना था हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के लिए हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज ले ली हैं, वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ली है, और बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। पहली क्लास है हमारी 15 to 20, तो हम इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम ऊपर लेके गए, फ्रीक्वेंसी है 4,
4 तक लेके गए, राइट साइड पे लाए और वापस आ गए। अब हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज यूज़ हो रही है, नेक्स्ट क्लास 20 से स्टार्ट हो रही है, तो इसी पॉइंट से आप ऊपर लेके जाएंगे। 5 फ्रीक्वेंसी है इसकी, यहाँ तक लेके गए, राइट पे लेके आए, वापस ले आए, और इसी तरह इसके सारे के सारे बन जाएंगे बार्स। लेफ़्ट साइड पे ये जो हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं वाई एक्सिस पे, इसमें हम गैप अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्योंकि 0 से लेके 5 तक जा रही थी, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम 10 या 15 तक अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ वाई पे लेके जाएं। जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जा ही 5 तक रही है, तो हम यहाँ पे इसको 6 तक भी लिख लें तो ये बहुत है। तो उसके लिए ये जो गैप है ये आपने खुद ही डिसाइड करना है कि यहाँ पे आप 0 से 1 तक का इतना गैप रखेंगे तो आपका यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा। अगर आपके पास वैल्यूज़ ज़्यादा हैं वाई एक्सिस पे, फॉर एग्जांपल आपकी 30-40 तक जा रही हैं, तो फिर आप इतने से गैप को, यानी 0 से 1 इतने से गैप को आप 0 to 5 तक भी ले सकते हैं, जैसे कि हम पिछले एग्जांपल्स में ले चुके हैं। 0 to 10 भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके डाटा पे। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने 5 या 6 तक ही जाना था, तो हमने इसको 0, 1, 2 थोड़ा खुला खुला लिख दिया। अब अगर हमने जाना होता 30-40 तक, तो हम ये भी कर सकते थे, यहाँ पे 0, इतने पे 5, देन 10, देन 15, 20 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट्स को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हमारे पास हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, और उन मिड पॉइंट्स के अगेंस्ट जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है उनको हम प्लॉट कर लेते हैं, डॉट्स डाल देते हैं, और फिर उन डॉट्स को हम एक स्मूथ से ग्राफ से कनेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस गिवन है और क्लासेस में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है, और हमने इन क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करते हुए मिड पॉइंट्स निकाल लिए हैं, और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है इसके अगेंस्ट। मिड पॉइंट आपको पता है कि अगर आप क्लास लिमिट से निकालें या क्लास बाउंड्री से निकालें, दोनों से सेम आते हैं। सो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट्स भी निकाली है, फ्रीक्वेंसी भी निकाली है, और यही दो कॉलम हमें रिक्वायर्ड होंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने जब प्लॉट करनी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो एक्स एक्सिस पे हमने लिए हुए मिड पॉइंट्स और वाई एक्सिस पे हमने ली है फ्रीक्वेंसी। अब आप देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो मैक्सिमम जा रही है 25 तक, तो हम इसको 25 से थोड़ा सा ऊपर यानी 30 तक प्लॉट कर लेंगे। और अब ये जो गैप है 0 से यहाँ तक का, ये हमने 5 रखा है, ठीक है, 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, 15, 20 एंड सो ऑन। सो ये चीज़ वाई एक्सिस पे आप क्या लेके चल रहे हैं या कितने का गैप रख रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे कि आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि वाई एक्सिस पे हमारे पास मिड पॉइंट्स है, आपको हमने मिड पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। ये 5 है, देन 15, 25, 35, 45 एंड सो ऑन। अब इस 5 के अगेंस्ट अगर आप इस टेबल से देख लें तो ये 5 के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7, तो 5 के अगेंस्ट हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे 7 को सर्च करेंगे, तो ये 5 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ हम कह लेते हैं 6 और यहाँ है 7, तो ये 5 के अगेंस्ट 7 पॉइंट को हमने इस तरह से डॉट कर लिया, हाईलाइट कर लिया। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है मिड वैल्यू 15 और 15 के अगेंस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी 11, तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर हमने इसको यहाँ पे पॉइंट कर लिया। 25 के अगेंस्ट है हमारे पास 35, 25 के अगेंस्ट है हमारे पास 25 मिड के अगेंस्ट 17 है, तो यहाँ पे 15 से थोड़ा सा ऊपर 17 पे हमने इसके प्लॉट कर लिया एंड सो ऑन। अब ये जितने सारे पॉइंट्स बन गए हैं इनको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक स्मूथ, जितना हम इसको कर सकते हैं स्मूथली लाइन से हम इसको सारों को कनेक्ट कर देंगे। और ये जो ग्राफ है ये हमारे डाटा की ओवरऑल शेप हमें बताता है, या डाटा का ओवरऑल पैटर्न ये हमें बता रहा है। और ये हमें बता रहा है कि पहले हमारे पास जो डाटा था वो काफ़ी लो पे था, फिर वो आहिस्ता 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 जैसे कि हमने एक्स एक्सिस पे इंक्रीज़ की वैल्यूज़, तो वो ज़्यादा होता चला गया, फ्रीक्वेंसी हाई गई, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी वापस आनी शुरू होगी और वो अगेन बिल्कुल डाउन होगी। सो ये पैटर्न हमें ओवरऑल जो हमारे डाटा का पैटर्न है ये हमें वो बताता है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और अजाइव। इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं और अजाइव कहते हैं। अजाइव में हम एक्स एक्सिस पे तो क्लास लिमिट्स ही लेते हैं, बट वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। और अजाइव की दो टाइप्स हैं, एक है लेस देन अजाइव एंड ग्रेटर देन अजाइव, या इसको मोर देन अजाइव भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेस देन अजाइव को। लेस देन अजाइव के लिए हम, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि लेस देन अजाइव इज़ द ग्राफ ऑफ द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अजाइव जो लेस देन अजाइव है, इसमें हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ऑन द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं अपर क्लास लिमिट्स या अपर क्लास इंटरवल्स। अब इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर में है, यहाँ पे हमारे पास डाटा है मार्क्स का, और मार्क्स में हमें दिए गए हैं यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं, इंटरवल्स हैं हमारे पास, उसके साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी के बाद हमने यहाँ पे बना लिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये कहलाती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये लेस देन किस तरह से है, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपने 5 से स्टार्ट किया, सबसे पहले तो 5 की फ्रीक्वेंसी 5 आ गई, उसके बाद नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो 5 + 3 8 आ जाएगी, 8 + 4 12, 12 + 3 जो है 15 एंड सो ऑन, और यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 53 आ जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमने बना ली। और लेस देन अजाइव जो है, इसके लिए हमारे पास वाई एक्सिस पे हम इसको प्लॉट करेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम अपर क्लास लिमिट्स को या अपर क्लास बाउंड्रीज़ को हम प्लॉट करेंगे। सो अपर क्लास बाउंड्रीज़ हैं हमारे पास 10 20 30 40 अप टू 100 तक। तो हमने अपने एक्स एक्सिस पे इन अपर क्लास लिमिट्स या बाउंड्रीज़ को प्लॉट कर दिया, विच इज़ 10 20 30 40 अप टू 100। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, जो कि हमने यहाँ पे इस कॉलम में बना ली है। अब आप देखेंगे पहली जो हमारे पास है अपर क्लास बाउंड्री, उसके अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5। सो यहाँ पे जो हमने स्केल रखा है, ये क्योंकि बहुत बड़ा स्केल है, ये 100 या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी जा रही है कहाँ तक, 45 50 पे भी जा रही है। तो हमने इसका स्केल थोड़ा बड़ा रखा है, ये जो गैप है ये 10 10 के गैप हैं, 0 to 10 10 to 20 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमारा 10 के अगेंस्ट है 0.5, तो इस 5 पॉइंट को हमने हाईलाइट कर लिया या पॉइंट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास अपर क्लास लिमिट थी या बाउंड्री थी 20, और उसके अगेंस्ट पॉइंट था 8, तो वो ये 8 आ गया, 20 एंड 8 पॉइंट, और ये 10 और 5 का पॉइंट। थर्ड हमारे पास 30 है, 30 के अगेंस्ट हमारे पास 12 पॉइंट है, एंड 40 के अगेंस्ट 50 एंड सो ऑन। अब ये हर पॉइंट के अगेंस्ट या अपर क्लास इंटरवल के अगेंस्ट जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर ली, उनको हमने शो कर दिया। अब इन सारे पॉइंट्स को हम एक स्मूथ लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास लेस देन अजाइव। Greater than ogive is the graph of the greater than cumulative distribution, greater than cumulative frequency distribution। अब greater than ogive जो है उसमें जो हम cumulative frequency यूज़ करते हैं वो है greater than cumulative frequency, और इसमें x एक्सिस पे हम लोअर क्लास लिमिट्स को प्लॉट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, यही वो एग्जाम्पल है जिसके लिए हमने लेस देन अजाइव को फाइंड किया था, और इसी एग्जाम्पल में हम मोर देन अजाइव को भी प्लॉट करके दिखाएंगे आपको। इसके लिए सबसे पहले हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, अब वो डिफरेंट होगा उस वाले से। वो लेस देन था, ये मोर देन या ग्रेटर देन है, और ये स्टार्ट होता है आखिरी क्लास से, यानी कि आखिरी क्लास आपकी ये है जिसमें आखिरी आपकी फ्रीक्वेंसी थी 8, और हम इस 8 से स्टार्ट करके क्यूमुलेट करते करते इसको ऊपर तक लेके आएंगे। तो सबसे पहली थी हमारी 8 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इसमें हमने अब 7 के अगेंस्ट लिखेंगे, तो हम 7 में +8 करके 15 आ गया।
9 में हमने लिखना है जी, इसमें हमारे पास 15 प्लस 9 ऐड हो जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 24 में 7 ऐड होके 31 आ जाएगा, 31 में 4 ऐड होके 34 आ जाएगा। यानी कि अब हम जो फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं वो है मोर देन वाली। और इसमें हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि ये 8 प्लस 7 ऐड हो जाएगा। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना क्योंकि आप सीख चुके हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बहरहाल ये जो कॉलम है ये इसका, क्योंकि मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर में ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनानी सिखाई थी, बट कि उसी की ऑपोजिट है। हम वहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं क्यूमुलेट करते हुए, और यहाँ हम फ्रॉम दी लोएस्ट या हाईएस्ट क्लास से, ये जो हाईएस्ट क्लास है हमारी, यहाँ से हम जो हमारी सबसे लोएस्ट क्लास है उसकी तरफ जाएंगे और वहाँ पे हम अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को सम करते हुए जाएंगे। तो ये 8 देन 15 सम हो गया, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 7 31 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई जो कि हमें इस मोर देन और जाइव के लिए रिक्वायर्ड थी। और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे लेस जो है लोअर क्लास इंटरवल्स ले लेंगे हम, जो कि हमारे पास लोअर क्लास इंटरवल्स हैं 0 10 20 30 एंड अप टू 90। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं अप टू 90 तक हमारे पास यहाँ पे इंटरवल्स हैं। वाई एक्सिस पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, तो उसके लिए हमने 10 10 के स्केल्स बना लिए हैं। सबसे पहला है हमारे पास जो लोअर क्लास है वो है लोअर क्लास इंटरवल विच इज़ 0। इसके अगेंस्ट हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 53। तो ये हमने यहाँ पे 50 और 50 से थोड़ा सा ऊपर अंदाज़न 3 तक ले जाके हमने इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 10 और 10 के अगेंस्ट है 48। तो ये 50 से थोड़ा सा पीछे नीचे आके 48 पे पॉइंट कर दिया। उसके बाद है 20 20 पे हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी 45। तो 45 ये 40 और 50 के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट 30 है, 30 पे 41 है एंड सो ऑन। और इस पूरी सारे पॉइंट्स को हम एक स्मूथ लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास मोर देन और जाइव या ग्रेटर देन और जाइव। अब हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। नाउ द डेफिनेशन ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम पाई चार्ट, पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ भी कहते हैं, और इसमें हम यूज़ करते हैं सर्कल का। ये अक्सर आपने जगहों पे ये देखा होगा पाई चार्ट, ये एक सर्कल होता है और इस सर्कल के फर्दर सेक्टर्स बनाए जाते हैं जो कि बेस करते हैं डिफरेंट एंगल्स पे। और हमारे जो भी कैटेगरीज़ हैं या इंटरवल्स हैं उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो शो होती है डिफरेंट एंगल्स में या डिफरेंट सेक्टर्स इन अ सर्कल में। फॉर्मूला है इसके लिए हमारे पास, हम जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया जाता है उससे हम इसको उन फ्रीक्वेंसी को हम सबसे पहले एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। और एंगल में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। आप जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से, क्योंकि एक सर्कल के अंदर टोटल जो एंगल होता है वो 360 का होता है। तो टोटल एंगल क्योंकि 360 का है, तो आउट ऑफ दैट एंगल अगर हम निकालना चाहें तो हम इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास उस रिक्वायर्ड क्लास या कैटेगरी का एंगल आ जाता है। सो एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल में हम करेंगे हम पाई चार्ट बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं और उनके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है, और हमने बनाना है इसका पाई चार्ट या पाई डायग्राम। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हैं एंगल्स। तो एंगल्स हमने उसी फॉर्मूले से फाइंड कर लिए जो कि अभी आपको मैंने बताया है। ये हमारे पास है फर्स्ट क्लास है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 8। तो इसका एंगल किस तरह से निकला, 8 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 360। तो ये एंगल आ गया 57.6। नेक्स्ट हमारे पास क्लास की फ्रीक्वेंसी है 19। तो इस 19 का एंगल बन जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 360। तो ये आ गया 136.8 एंड सो ऑन। अब इस सारे ये जो एंगल हैं, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स वो सारा का सारा 360 आना चाहिए। ये जितने भी आप एंगल्स बनाएंगे अपने डाटा के, किसी भी डाटा के, उनका जो सम है वो 360 आना चाहिए।
अब उसी जो हमारे पास जो हमने निकाले थे एंगल्स, उनको हमने एंगल्स की मदद से इस पाई चार्ट या इस सर्कल में पुट किया है। सबसे पहले तो हमारे पास कैटेगरी जो हमारी सबसे पहले क्लास थी वो है जी 9.5 से 19.5 तक। उसका जो एंगल आया था वो आया था 57.6। अब हम सबसे पहले तो एक परफेक्ट सा सर्कल बना लेते हैं यूजिंग द कंपास। आप कंपास भी यूज़ कर सकते हैं या आप कोई भी सर्कुलर चीज़ यूज़ करके आप उसको सर्कल बना लें। उसके बाद आपको एंगल बनाने के लिए चाहिए होगी डी, और उस डी को आप सेंटर, उसका जो डॉट है या उसका जो ज़ीरो पॉइंट है वो यहाँ रखेंगे, और उसकी जो लाइन है जो कि ज़ीरो एंगल को शो कर रही होती है वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। इस लाइन के ऊपर आ गई, ठीक है, या इस लाइन के ऊपर आप रख लें, और वहाँ से आपने एंगल मेजर करना है 57.6 का। यहाँ पे आप उसको डॉट लगा लेंगे और फिर एक स्केल की मदद से आप उसको इस सेंटर के साथ जोड़ लेंगे, और यहाँ पे आप शो कर देंगे कि ये एंगल 57.6 का है और ये फर्स्ट क्लास की कैटेगरी है। इसी तरह नेक्स्ट क्लास थी 19.5 से 29.5। इसका एंगल आया था काफ़ी बड़ा जो कि 136.8 था। अब हम ये करेंगे कि उसी पॉइंट को, उसी डी के जो पॉइंट है सेंटर ज़ीरो को इस पॉइंट पे रखेंगे सेंटर पे, और उसका जो ज़ीरो एंगल है वो इस साइड पे आएगा। ये जो लाइन है जहाँ पे पहला एंगल ख़त्म हो रहा है, इसी लाइन के ऊपर आप उसके ज़ीरो एंगल की लाइन रखेंगी, और यहाँ से आप मेजर करेंगी 0, 30, 60, और ये एंगल आपको बढ़ते जाएंगे। यहाँ आके बिल्कुल स्ट्रेट ये एंगल यहाँ 90 का बनेगा। फिर 90 से भी आगे आप आते जाएं तो 136.8 पे आप यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे। फिर आप एक स्केल की मदद से इस डॉट को इस सेंटर से जोड़ लेंगे, तो यूँ आपका ये नेक्स्ट एंगल बन जाएगा। इसी तरह थर्ड क्लास है ग्रीन वाली, उसके लिए एंगल बना था 100.8 का। अब आपने अगेन डी का जो सेंटर है बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट, वो इस सेंटर पे रखना है, और उसका जो ज़ीरो एंगल शो हो रहा है, जो एंगल का स्टार्ट शुरू हो रहा है, वो इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। यानी इस एंगल का या इस सेक्टर का या इस इंटरवल का जहाँ पे एंड हो रहा है, उसकी एंड की लाइन पे आपने अपनी डी का ज़ीरो एंगल या उसकी जो स्ट्रेट लाइन है जहाँ से एंगल हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल इसके ऊपर आपने रखना है, और फिर यहाँ से आपने उसमें एंगल मेजर करने स्टार्ट कर देने हैं। ये अगर आता जाएगा यहाँ कहीं आके इसका 90 का एंगल बन जाएगा, और क्योंकि हमने 100.8 लेना है तो हम उससे भी थोड़ा सा आगे जाके 100.8 पे यहाँ पॉइंट करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, और फिर स्केल की मदद से आप इस पॉइंट को सेंटर को जोड़ लेंगे, और इसी तरह से बाकी सारे एंगल्स भी बन जाएंगे। अब आप देखें कि ये पाई चार्ट जो है डाटा की कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है। सारी की सारी क्लासेस तो हमने राइट साइड पे हमने शो कर दी हैं यूजिंग डिफरेंट कलर्स। आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और कलर्स के बगैर आप इन सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे भी क्लासेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, आप यहाँ भी लिख सकते हैं इधर, और यहाँ पे आप इसका एंगल शो कर दें। अब बेसिकली ये जो पाई डायग्राम है ये डाटा की बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देती है, और इसको देखते ही आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सा सेक्टर या कौन सा इंटरवल जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमें देखते ही पता चल गया है कि सबसे ज़्यादा एंगल या सबसे बड़ा सेक्टर है वो है सेकंड कैटेगरी रेड वाली का, जो कि 19.5 से 29.5 है, और उसके बाद थर्ड भी काफ़ी बड़ा है, देन फर्स्ट बड़ा है, और सबसे जो छोटा सेक्टर है वो है ब्लू वाला विच इज़ 49.5 टू 59.5। एक और एग्जांपल है, in a school there are 750 students in year 1, 420 students in year 2 and 630 students in year 3। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्कूल है जिसमें ईयर 1 में 750 स्टूडेंट्स है, फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है हर ईयर के अगेंस्ट, और हमने यहाँ पे बनाना है ड्रॉ सर्कल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमने सर्कल ग्राफ या पाई ग्राफ बनाना। सबसे पहले तो हमारा जो काम होता है वो है एंगल्स का। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास
तो अगर ईयर 1 के लिए हमने निकालना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 750 डिवाइड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी हम किस तरह फाइंड करते हैं, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया तो वो आ गया वो 1800 इंटू 360। तो ये पहली जो हमारे पास ईयर 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी का एंगल आ गया, और इसी तरह सेकंड फ्रीक्वेंसी का भी आ गया, और इसी तरह थर्ड फ्रीक्वेंसी का भी आ गया। अब देखें, अब इसको उसी तरह से हमने डी की मदद से हमने यहाँ पे एंगल बनाए हैं, और ये एंगल हैं और उनको हमने शेड कर दिया, कलर्स कर दिए हैं, और कलर करके हमने साथ शो भी कर दिया कि ब्लू कलर ईयर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड ईयर 2 को, एंड ग्रीन ईयर 3 को। अब आप यहाँ से भी देख के फ़ौरन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ईयर 1 है उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उसका जो सेक्टर है या उसकी पार्टीशन है वो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद जो है वो ग्रीन है, और सबसे कम जो है वो ईयर 2 में है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। एडवांटेजेस जो है वो पाई चार्ट की यही है कि ये एक तो देखने में भी अट्रैक्टिव होता है, और अगेन इसमें हम कलर्स यूज़ करके इसको मज़ीद अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, और इसमें जो है वो डाटा को प्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है कि आप देखते ही पाई चार्ट को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी या क्लास में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, किस में कम है, किस कंपेयर भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम में हम अपनी जो डाटा की फ्रीक्वेंसी है उसको हम सिंबल्स या पिक्चर्स की मदद से शो करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, here is a pictograph of how many apples were sold at the local shop over 4 months। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा गिवन होता है हमेशा हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है उसके टेबल में, और इस एग्जांपल में यह बताया गया है कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने सोल्ड हुए हैं इन दिस 4 मंथ्स, और इसको हमने शो करना है यूजिंग पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम सिंबल्स या पिक्चर्स या किसी भी तरह के सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एप्पल्स की बात थी तो यहाँ पे एप्पल हमने ड्रॉ कर ली, एप्पल की हमने यहाँ पे ड्राइंग कर ली। अब यहाँ पे एप्पल जो है उसको हम बता देते हैं कि एक जो पिक्चर है हमारे पास या जो एक सिंबल है वो कितनी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बता देना होता है कि जो एक एप्पल हम बनाएंगे ये 10 एप्पल्स को शो कर रहा है, और हाफ एप्पल अगर हम बनाएं तो ऑफ कोर्स वो 5 एप्पल्स को शो करेगा। तो ये 4 मंथ्स के अगेंस्ट हमने फ्रीक्वेंसी को अगर पिक्टोग्राफ में शो करें तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 4 मंथ्स हैं। जनवरी में फ्रीक्वेंसी है 10 एप्पल्स सोल्ड हुए थे जनवरी में, तो हम इसकी जगह पे एक एप्पल बना देंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 10 एप्पल्स को। फरवरी में 40 एप्पल सोल्ड हुए थे, तो उसके लिए हमें 1 2 3 4 एप्पल्स बनाए हमने, क्योंकि हर एप्पल 10 को शो कर रहा है। मार्च में 25 एप्पल्स सोल्ड हुए थे, तो हमने 2 एप्पल्स पूरे बना दिए और एक हाफ बना दिया, तो ये बन गया 25। और इसी तरह हमने अप्रैल में भी 20 एप्पल्स सोल्ड हुए थे तो 2 एप्पल्स बना दिए। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ की मदद से भी अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय अ कंपनी फॉर द मंथ जनवरी टू मार्च, कंस्ट्रक्ट अ पिक्टोग्राफ फॉर द टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा दिया गया है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय अ कंपनी ओवर द 3 मंथ्स, इन 3 मंथ्स में कितने कंप्यूटर सोल्ड हुए हैं उनका डाटा है हमारे पास, और इस डाटा को हमने शो करना था पिक्टोग्राफ से। तो हमने क्या किया कि इसकी कंप्यूटर्स की जो है इस तरह की पिक्चर्स बना ली, हर मंथ के अगेंस्ट हमने डाटा इसकी जो है वो कंप्यूटर्स के लिए एक सिंबल या ये पिक्चर बना ली, और साथ ही हम ये बता देते हैं कि ये जो एक सिंबल या पिक्चर है ये क्या शो करिए, ये रिप्रेजेंट करिए 5 कंप्यूटर्स को। ये एक जो है कंप्यूटर की पिक्चर 5 कंप्यूटर्स को शो करी है। सो जनवरी में हमारे पास थे 25 कंप्यूटर्स, तो हमें बनानी पड़ेगी 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमने 5 ये कंप्यूटर्स बना के शो कर दिया है कि 25
कंप्यूटर सोल्ड हुए थे। इस तरह फरवरी में ज़्यादा थे तो हमने अकॉर्डिंगली बना दिए। मार्च में 20 सोल्ड हुए थे तो हमने 4 बना दिए। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में हम अपने डाटा को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली हमारे पास डाटा के जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, उनका जो पहला डिजिट है और दूसरा डिजिट है, उसको हम एक को हम स्टेम कहते हैं, दूसरे को हम लीफ कहते हैं। और उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो हमारे पास एक तो उसको बनाना भी आसान हो जाता है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को, और जब वो बन जाता है तो उसका डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा आता है डाटा के लिए। और जब ये डिस्प्ले आ जाता है तो डाटा को आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज वे में सामने आ जाता है। और फिर वहाँ से आप उसकी मिनिमम वैल्यू भी बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम भी। और इसी तरह डाटा का मॉड, मीडियन भी, बहुत रेंज भी हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के लिए, पुट द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ ईच पीस ऑफ द डाटा इन न्यूमेरिकल ऑर्डर डाउन द लेफ्ट हैंड साइड. Go through each piece of data in turn and put the remaining digits in the proper row. Redraw the diagram, putting the pieces of data in the right order. And finally हमारे पास जो बहुत ज़रूरी स्टेप होता है वो होता है adding a key. और ये समझ आएगा आपको जब हम अभी इसकी एग्जाम्पल खुद करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से हम अपने डाटा को स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में लेके आते हैं। ये हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है। इस अनग्रुप डाटा को अगर हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में लेके आना चाहें तो हम इस तरह से लेके आते हैं। ये है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, ये है हमारे पास स्टेम और ये है लीव्स। हर जो हमारे पास नंबर दिया गया है उसके पहले डिजिट को हमने स्टेम में लिखा है और दूसरे डिजिट को हमने लीफ में लिखा है, और इनके बीच में हमने स्पेस दी है। यहाँ पे कॉमर्स नहीं डलते, स्पेसिंग दी जाती है। और ये है की जो कि बहुत ज़रूरी होती है। ये बता रही है कि अगर आपका डाटा यहाँ पे स्टेम एंड लीफ में ये 1 और ये बार 2 लिखा है तो ये इक्वल है 1 2 के, यानी कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये 12 के इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल 13, यहाँ पे हमारे पास ये अनग्रुप डाटा दिया गया है और इस डाटा को हमने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में लेके आना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से डिवाइडिंग लाइंस, जो कि एक यूँ वर्टिकल और यूँ हॉरिजॉन्टल बनाई गई हैं। सेकंड स्टेप में हमने इसको यहाँ पे स्टेम लिख देते हैं और यहाँ पे लीफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने लोकेट करना होता है कि हमारा डाटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अब आप देखें कि ये जो डाटा है इसमें स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 70s से, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 75। इसका मतलब है कि हमारे पास जो डाटा स्टार्ट हो रहा है उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम अपने स्टेम में सबसे पहले इस 7 को ही लिखेंगे। हमें इससे पहले 6 5 4 या 1 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डाटा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो उसकी मिनिमम वैल्यू है, उसके पहले डिजिट से ही हम अपने स्टेम को स्टार्ट करते हैं। हमारा डाटा है इस वक्त 70s में और 80s में और 90s में, यानी कि पहला डिजिट 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। तो इसीलिए हम स्टेम में 7 लिख लेंगे, 7 से पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें डाटा है ही नहीं, वहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी या कोई नंबर्स बनेंगे ही नहीं। तो हमने स्टार्ट किया 7 से, उसके बाद हम लिखेंगे 8 और उसके बाद हम लिखेंगे 9, और हमें 9 से आगे 10 पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे डाटा में 9 से आगे की कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, ये अब हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखना है कि सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 7 5, तो इसका जो पहला डिजिट है वो तो आ जाएगा 7 स्टेम में, और जो इसका सेकंड डिजिट है वो आ जाएगा लीफ में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है, जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट थी 75 और उसके बाद है 79। अब 79 को हम स्टेम एंड लीफ में किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। फर्स्ट है इसका 7, तो ये 7 की ही स्टेम में थोड़ा सा स्पेस दे के हम 9 लिख देंगे यहाँ पे। सो यूँ हमने अपने
सेकंड नंबर को भी स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में शो कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अपने डाटा को देखें, जो भी उसका मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, और आप देखें कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जैसे इस डाटा में हमने देखा कि ये 7 से लेके अब इसकी वैल्यू जो है सबसे पहली 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है। तो हम यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले स्टेम में जितनी भी डिजिट्स आने हैं वो आप बना लें 7, 8, 9, और उसके बाद आप डाटा की सबसे पहली वैल्यू देखें। डाटा में 75 है तो आप 7 के आगे 5 लगा देंगे। उसके बाद आपकी अगली वैल्यू है 86, तो यहाँ अगर सेकंड नंबर पे आपने 8 लिखा हुआ है तो उसके सामने आप लिख देंगे 6। उसके बाद 83 है तो फिर आप 8 के आगे लिख देंगे 3। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 91, तो फिर यहाँ पे आपने लिखा हुआ अगर 9, और 9 के आगे आप 1 लिख देंगे। अगली है 94, तो आप 9 के आगे स्पेस देके 4 लिख देंगे, एंड सो ऑन। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी सबसे पहली वैल्यू लोकेट करें, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लोकेट करते जाएं, और उसको साथ साथ आप यहाँ पे स्टेम एंड लीफ में डिस्प्ले करते जाएं। और इस तरह से आप देखें कि हमने अपने पूरे डाटा को यहाँ पे स्टेम एंड लीफ में प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे हमने स्टेम में स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं। 75 लिया, उसके बाद 79 लिया, उससे बड़ी है 83, 83 से बड़ी 84, 86 एंड सो ऑन। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले स्टेम देख लें कि आपके जो स्टेम में कौन कौन से डिजिट्स आने चाहिए, और वो आप देखेंगे, अपने डाटा को देखेंगे, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और वहाँ से आप देखेंगे कि जो उसके पहले डिजिट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहे हैं। तो यूँ आप अपने पूरे स्टेम का जो आपका एक कॉलम बनेगा ये पूरा बन जाएगा। फिर आप एक एक करके हर वैल्यू को देखें वो कहाँ आ रही है, और उसको यूँ स्पेस दे के आप यूँ नंबर्स लिख लें। अब यहाँ पे हमने पूरा प्लॉट कर दिया। जैसे ये 75 है तो उसको हमने यहाँ पे 7 और 5 लिख लिया। 79 है तो 7 और यहाँ 9 आ गया। इस तरह ये 9 है, ये 91 हो गया, ये 9 के साथ 4 है तो ये 94 एंड सो ऑन। और लास्ट में जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है वो है की को ऐड करना। आप ये बताएंगे कि जो आपने यहाँ पे लिखा है ये 7 और ये बार 5, यानी कि यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये 7 और बीच में बार है और ये 5 है, ये किसको शो करिए? दिस मीन्स 75। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये डेसिमल प्लेसेस में है, और हम देखते हैं कि अगर यूँ डाटा हमारे पास फ्रैक्शनल है या डेसिमल प्लेसेस में है तो उसको हम स्टेम एंड लीफ में किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। ये डाटा है, इसके लिए आप देखें कि हमने ये डिसाइड कर लिया है इसमें कि जो हमारे पास डेसिमल से पहला नंबर है उसको हमने स्टेम में लिखना है, और डेसिमल के बाद का जो भी नंबर है उनको हम लीव्स में लिखेंगे। ये हम डिसाइड करते हैं अपने डाटा को देख के। सबसे पहला जो हमने एग्जांपल्स की थी उनमें हमारे पास डाटा था वो 2 डिजिट्स पे था, तो हमने ये डिसाइड किया कि एक डिजिट को हम स्टेम में लेके जाते हैं और एक डिजिट को हम लीफ में लेके जाते हैं। इस वक्त हमारे पास जो डाटा है वो डेसिमल है। डेसिमल से पहले जो है वो 2 डिजिट्स हैं पूरे डाटा में, और डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट्स हैं, सॉरी। तो हम अब अपने डाटा का सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखते हैं, वो चल रही है जी 74 से स्टार्ट हो रही है। देन 75 की भी वैल्यूज़ हैं, 76 की भी हैं, 77 भी है, 78 भी है और 79 भी है। तो इसलिए हम स्टेम में जो वैल्यूज़ लेके गए हैं वो हैं, अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि वैल्यू 74 से लेके 79 तक जानती हैं, तो स्टेम में हमने 74 से लेके 79 तक ही वैल्यूज़ को लिखा है, ना हमने 73 को लिखा है, 72 को, ना ही हमने 80, 81, 82 पे लिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ही नहीं है, ना ही उसकी कोई ज़रूरत है। जब डाटा ही हमारा इन वैल्यूज़ के अंदर है तो हम यही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं। अब हमने की देखें क्या बनाई है कि यहाँ पे हमने 74 लिखा है और बार, और उसके बाद जो भी हम नंबर लिख रहे हैं वो डेसिमल नंबर हो गया, यानी 74 बार 75 है, दिस मीन 74.75। तो ये की बहुत ज़रूरी होती है। इस की को देखते ही आप पहचान सकते हैं
कि आपके जो नंबर्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये जो आपने स्टेम एंड लीफ बनाया है इसमें एक्चुअल नंबर क्या था। अब ये भी तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे हमारे पास जो डाटा में नंबर होते वो 4 डिजिट्स नंबर होते, मतलब डेसिमल ना होता, 4 डिजिट नंबर होता, और उसमें हम ये डिसाइड करते कि हमने 2 डिजिट्स जो हैं वो स्टेम में लिखने हैं शुरू के, और लास्ट के 2 हमने लीव्स में लिखे हैं। तो अगर ये की हम वहाँ पे ना शो करें तो हमें ये हो सकता है कि जो ये 74 एंड 75 है ये बेसिकली 7475 है, यानी 7475 है। लेकिन चूंकि हम की बना देते हैं, हम ये बता देते हैं कि ये जो हम ये नंबर लिख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, तो इससे हमें भी आसानी रहती है, और जैसे ही कोई डाटा को देखेगा, इस डिस्प्ले को देखेगा, तो उसको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये डाटा किस तरह से डिस्प्ले हुआ है। अब जैसे इसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये डेसिमल में है या फ्रैक्शनल डाटा है। अब आप देखें, सबसे पहले हमने डिस्प्ले किया 74 को, तो 74 पहली हमारे पास वैल्यू है 74.75, तो ये 74 यहाँ आ गया। इसका 74 के अगेंस्ट हम लिख देंगे डेसिमल की बाद की वैल्यू विच इज़ 75। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देनी है आपने, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है वो भी 74 में ही आ रही है, तो 74 के अगेंस्ट लिखेंगे 94, तो ये 94 आ गया। और इसी तरह हम सारी वैल्यूज़ को अपने यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने अपनी सारी इन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया। 74 के अगेंस्ट 2 ही वैल्यूज़ थी, 75 एंड 94। 75 को जब हमने देखा तो उसके अगेंस्ट थी 1937, 39, 64 एंड 64। इसी तरह 76 के अगेंस्ट हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई कि हमने यहाँ पे शो की हुई है कि 74 बार 75 मीन 74.75। अब आप देखें कि ये इस तरह का डिस्प्ले आया है कि जो डाटा को ऑर्गेनाइज कर चुका है, और हम इससे भी डाटा को रीड कर सकते हैं। आप देखें, ये जो स्टेम एंड लीफ हमारे पास आया है, इसमें हम सबसे पहले तो हम इसकी आप देखें कि मिनिमम वैल्यू फ़ौरन से पहचान सकते हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 74.75। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू आप इसको देखते ही आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 79.45। और दूसरा आप इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये देखिए एक तरह के बार्स बन गए हैं ना, हर वैल्यू के अगेंस्ट एक बार सा है। अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट हिस्टोग्राम या बार चार्ट की ही तरह की आपको एक लुक दे रहा है। ये देखें, ये एक बार है, ये नेक्स्ट के अगेंस्ट बार है, ये नेक्स्ट के अगेंस्ट है बार, ये भी एक बार समझ लें, ये भी एक बार की तरह ही एक डिस्प्ले दे रहे हैं। अब आप इससे ये देख सकते हैं कि सबसे लंबी, ये देखें 76 के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ आई हैं, सबसे ये हाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि डाटा में जो 76 की वैल्यूज़ हैं या 76 पॉइंट्स में जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद 75 का है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से मॉड को भी पहचान सकते हैं कि इसमें मॉड क्या है। अगर तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल 76 में यहाँ पे कोई रिपीट अगर हो रही है 76 में, तो रिपीट 2 दफ़ा हो रही हैं, 76.73 और 73 2 दफ़ा रिपीट हो रही हैं। और इसी तरह 77.60 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रही हैं। और इसके अलावा ये 79.45 ये भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। 64 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इस डाटा में तो काफ़ी सारे मॉड्स हैं जो कि आप इस डिस्प्ले से बहुत आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। सो ये भी एक डिस्प्ले है, स्टैटिस्टिकल डिस्प्ले है स्टेम एंड लीफ के, जो डाटा को ऑर्गेनाइज कर देता है। ऑर्गेनाइज करके उसकी एक ऐसी प्रेजेंटेशन आती है कि उसको रीड करना आसान हो जाता है, और डाटा खुद को खुद से प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।